हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है जियोग्राफी के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल जियोग्राफी। तो रीजनल जियोग्राफी का आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर, हम पढ़ेंगे 4 को। यूनिट 4 को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हम बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे, ताकि इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आप उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। इससे पहले हमने यूनिट वन, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 6, यूनिट 5 इन सभी की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आपको एक वीडियो की लिंक, यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो कि प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है, और इसके प्रथम प्रश्न और इसके सेकेंड प्रश्न पत्र दोनों से संबंधित जितनी भी हमने वीडियोस बनाया, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको सारी वीडियोस वहां पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना क्या है? देखिए, यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है प्रादेशिक नियोजन के लिए सिद्धांत एवं मॉडल स्वरूप क्या है, इसके विषय में। पैराक्स का विकास केंद्र, ध्रुव सिद्धांत, इसके विषय में। मायरडल हिट्समैन और रोस्टोव और फ्रीडमैन, इन सभी का हमें क्या करना है, एक सिद्धांत जो मॉडल इन्होंने दिया है उसके विषय में हमें पढ़ना है। प्रादेशिक नियोजन के लिए जो भी इन्होंने सिद्धांत दिया है, मॉडल बताया, उन सभी चीज़ों को हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रादेशिक नियोजन होता क्या है। प्रादेशिक नियोजन का मतलब है किसी भी क्षेत्र के विकास में सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत क्षेत्र के विकास के लिए कार्यात्मक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है और वहां वस्तुओं को सही जगह पर रखा जाता है। मतलब कि आप समझिए ना कि प्रादेशिक नियोजन जो होता है, एक तरीके से प्रादेशिक नियोजन जो होता है किसी भी क्षेत्र के विकास, कोई भी क्षेत्र है उसके विकास में सुधार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत क्षेत्र के विकास के लिए कार्यात्मक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है और वहां की वस्तुओं को सही जगह पर रखा जाता है, सही तरीके से नियोजित किया जाता है। यही होता है प्रादेशिक नियोजन। आगे हम और सारी चीजें पढ़ते हैं। प्रादेशिक नियोजन से कुछ जुड़ी बातें जो हैं, प्रादेशिक नियोजन में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को संतुलित तरीके से सुलझाया जाता है। संतुलित तरीके से जो भी समस्या है, आर्थिक हो या सामाजिक, उसको बहुत ही संतुलित तरीके से सुलझाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यात्मक क्षेत्रीयकरण जैसे नियोजन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इनके मुख्य तत्व हैं, मुख्य बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्यात्मक क्षेत्रीयकरण जैसे नियोजन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रादेशिक नियोजन से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय जो असंतुलन होता है क्षेत्रों में, उसको दूर किया जाना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का समान रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, समान रूप से इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है। और प्रादेशिक नियोजन से स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हर एक स्थल जो भी है वो विकसित हो सके, उसका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला जो पॉइंट है, प्रादेशिक नियोजन के मुख्य विकास जो है रणनीतियों की पहचान और कार्यान्वयन किया जाना है। ठीक है। तो प्रादेशिक नियोजन में मुख्य विकास रणनीतियों की पहचान करना और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, तभी तो होगा कि प्रादेशिक नियोजन विस्तृत रूप से आर्थिक सामाजिक दृष्टियों में उसका विकास होगा उस क्षेत्र का। प्रादेशिक नियोजन के लिए भौतिक और सामाजिक आर्थिक तत्वों को एकीकृत किया जाना चाहिए या किया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट क्षेत्र है। आपको बताना, एक प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर भूमि और संसाधनों का उपयोग और विकास के लिए योजनाओं को बनाने और लागू करने की प्रक्रिया है। क्या चीज़ है? एक तरीके से देखिए, पुनः हम देखते हैं कि प्रादेशिक जो नियोजन है, एक विशिष्ट क्षेत्र के भीतर भूमि और संसाधनों के उपयोग और विकास के लिए योजनाओं को बनाने और लागू करने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं, इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित किया जाता है। यही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर प्रादेशिक नियोजन, इन सभी चीज़ों के लिए सामाजिक मुद्दा, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों पर संबोधित किया जाता है। एक दूसरे को समझा जाता है कैसे विकास किया जाए, कैसे समाज में इन सभी चीज़ों को एक समान रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। और आर्थिक विकास हो सके, ये सारी चीज़ें, और आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता प्रलेखन का निर्माण शामिल है। आगे हम देखते हैं, प्रादेशिक विकास का तात्पर्य प्रदेश के कल्याण हेतु उन्नयन से है। प्रदेश के विकास के कल्याण से, उन्नयन से है। इसको प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता तथा कानूनी और प्रशासकीय पद्धति की पर्याप्तता जैसे सूचकों द्वारा दर्शाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझिए इस पॉइंट्स को। देखिए,
यहाँ पर देखिए प्रादेशिक विकास का तात्पर्य है कि प्रदेश के कल्याण हेतु उन्नयन से इसको प्रति व्यक्ति जो आय है ना, सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता तथा कानूनी और प्रशासनिक पद्धति की पर्याप्तता और सूचकों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रादेशिक विकास के मुख्य उद्देश्यों को 3 रूपों में दर्शाया जाता है। पहला तो है उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है, और दूसरी चीज़ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। प्रादेशिक विकास कैसे होगा, कैसे मैं जानूंगा कि हाँ यहाँ पर हो रहा है, तो जो मुख्य जो है कि आपको ये चीज़ तो देखनी चाहिए कि उत्पादकता वहाँ पर बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय जनरेट जो हो रही है वो उसमें प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो रही है, समाज के सभी वर्गों के में विकास के वितरण को लगभग बराबर करना है। ठीक है, और बेरोजगारी घटना एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा करना और गरीबी उन्मूलन, यही सारी चीज़ें हैं जो प्रादेशिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रादेशिक विकास के मुख्य उद्देश्यों में कौन कौन सी चीज़ें बातें हैं, तो उत्पादकता बढ़ाना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना और समाज के सभी वर्गों के में विकास के वितरण को लगभग बराबर करना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के अवसर प्रदान करना, रहन सहन के उच्च स्तर को उठाना मतलब ऊंचा उठाना और गरीबी को समाप्त करना। आगे हम देखते हैं पैराक्स जो थे उनका वृद्धि या ध्रुव मॉडल, तो वृद्धि ध्रुव मॉडल, ग्रोथ पोल मॉडल ऑफ पैराक्स। ठीक है, ये चीज़ें हम देखते हैं। देखिए फ्रेंच अर्थशास्त्री पैराक्स जो थे 1990 के दशक में वृद्धि ध्रुव यानी कि ग्रोथ पोल मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक किसी इलाके का विकास किसी खास केंद्र या क्लस्टर के आसपास होता है। क्या होता है, एक क्लस्टर होता है या फिर केंद्र होता है, उसी के आसपास विकास होता है, ना कि पूरे इलाके, जितना भी इलाका है पूरे इलाके में। ठीक है, समान रूप से इस केंद्र यानी जो केंद्र है, इस केंद्र या क्लस्टर को वृद्ध ध्रुव कहा जाता है, यानी कि मुख्य जो सेंटर पॉइंट होता है उसको ध्रुव कहा जाता है, वृद्ध ध्रुव कहा जाता है। वृद्ध ध्रुव के आसपास, देखिए वृद्ध ध्रुव के आसपास जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज जो होती हैं विकसित होती हैं, वहाँ की जो भी है ये क्षेत्र है यहाँ पर मान लीजिए विकसित है, तो यहीं के आसपास की ज़्यादा विकसित होगी, इंडस्ट्रीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा विकसित होंगी, क्योंकि सिटी वगैरह यहाँ पर कई सारे मतलब कि कंपनी वगैरह, तो धीरे धीरे इसके आसपास विकास होगा, बाकी पूरे क्षेत्रों में नहीं विकास होगा। यही चीज़ उन्होंने पैराक्स ने बताया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज विकसित होती हैं मुख्य रूप से सीधे और प्रत्यक्ष प्रभाव से। ठीक है, आगे हम देखते हैं वृद्धि ध्रुव से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि सबसे पहला है वृद्धि ध्रुव किसी इलाके का सबसे बड़ा विकास केंद्र होता है। किसी भी इलाके का, देखो यहाँ पर इतना बड़ा इलाके है, जहाँ पर इस इलाके का सबसे मुख्य जो फोकस पॉइंट होगा, सबसे बड़ा इलाका होगा, यही होगा, क्योंकि यहीं पर तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं वृद्धि ध्रुव से जुड़ी इंडस्ट्रीज विकास की लहरें पूरे इलाके में फैलाती हैं। धीरे धीरे इन्हीं की कंपनीज के कारण पूरे इस इलाके में धीरे धीरे जहाँ की कच्चे स्रोत या फिर जो भी है, धीरे धीरे उस कंपनी से जुड़ते हुए चले जाते हैं और पूरे इलाके का समय के साथ साथ विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इसमें वृद्धि ध्रुव आमतौर पर सार्वजनिक और निजी निवेशकों का मिश्रण होता है। ठीक है, कैसे, वृद्धि ध्रुव आमतौर पर एक सार्वजनिक और निजी निवेशकों का मिश्रण होता है। वृद्धि ध्रुव किसी इलाके में किसी मौजूदा संसाधनों के आसपास बनाया जाता है। ठीक है, पेरिस का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को वृद्धि ध्रुव माना जा सकता है। तो पेरिस का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को वृद्धि ध्रुव माना जा सकता है। आगे हम देखते हैं फ्रैंकोइस पैराक्स द्वारा विकसित विकास ध्रुव सिद्धांत क्षेत्रीय नियोजन का एक सिद्धांत है। क्षेत्रीय नियोजन प्रादेशिक नियोजन का एक सिद्धांत है जो यह बताता है कि किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास कैसे होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास एक समान नहीं है। सिद्धांत कहता है कि आर्थिक विकास एक क्षेत्र में समान रूप से नहीं होता है। उनके कहने का मतलब है, उन्होंने जो सिद्धांत में बताया है, बल्कि विशिष्ट ध्रुवों या समूहों के आसपास होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक इतना बड़ा क्षेत्र है, किसी केंद्र यानी कि किसी भी केंद्र या सेंटर क्लस्टर जो होता है उसी के आसपास विकास होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं। धीरे धीरे बहुत समय के बाद धीरे धीरे इन इलाकों में धीरे धीरे विकास होता है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। मुख्य उद्योग जो है, ये उद्योग विकास की कुंजी हैं। क्या है, विकास की कुंजी हैं, और ये विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील आदि या सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आगे हम देखते हैं संबंध उद्योग। ये उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य उद्योगों के आसपास विकसित होते हैं, क्योंकि जिसे यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट उस कंपनी से संबंधित कच्चे प्रोडक्ट का सेल करती है उस कंपनी में, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वो ना तो किसी दूसरों के माध्यम से
मतलब कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों तरीके से उस कंपनी से संबंधित होती है और विकसित होती है उसी के आसपास। ध्रुवीकरण जो होता है, ध्रुवीकरण क्या होता है? सिद्धांत 4 प्रकार के ध्रुवीकरण की पहचान करता है, जिसमें तकनीकी, आय, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक शामिल है। तकनीकी क्या है, उसकी आय क्या है, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक शामिल ये हैं। परिवहन देखते हैं, परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। परिवहन विशेषकर परिवहन टर्मिनल विकास ध्रुव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे हम देखते हैं पोल, फिर इसमें देखिए पोल का आकार, खंभे का आकार महत्वपूर्ण है क्योंकि वृद्धि की दर जो होती है, वृद्धि की दर सीधे इससे संबंधित मानी जाती है। आगे देखते हैं मेर्डन के क्षेत्रीय नियोजन सिद्धांत। मेर्डन के क्षेत्रीय नियोजन सिद्धांत, गुन्नार मेर्डन के क्षेत्रीय नियोजन के सिद्धांतों और मॉडलों में संचयी कारण सिद्धांत, बैकवास प्रभाव और प्रसार प्रभाव शामिल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे और पढ़ते हैं संचयी कारण सिद्धांत। जो इसमें बताया है मिर्डल का सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संबंधों में असमान आदान प्रदान शामिल होता है, जहां मौजूद लोग कमजोर लोगों को शोषण करते हैं, कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। यानी कि एक तरीके से जिस भी इलाके में है वहां पर कमजोर लोगों का शोषण किया जाता है। कौन? जो मजबूत लोग होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बैकवास। बैकवास प्रभाव क्या है? प्रतिकूल प्रभाव तब होते हैं जब कुशल श्रम पूंजी और समान अविकसित क्षेत्रों में से अधिक विकसित क्षेत्रों की ओर जाते हैं। इसमें विकसित क्षेत्रों का पिछड़ापन बढ़ता है। आगे हम देखते हैं प्रसार प्रभाव। जब प्रगतिशील क्षेत्रों में वृद्धि पिछड़े क्षेत्रों की वृद्धि को प्रभावित करती है तो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब भी प्रसार करता है, जब भी प्रगतिशील क्षेत्रों में वृद्धि पिछड़े क्षेत्रों की वृद्धि हो तो उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है तो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा तब होता है जब कच्चे माल और कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ती है तथा पिछड़े क्षेत्रों को उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा दी जाती है। ओके, मेर्डन के सिद्धांतों में ये शामिल हैं, जिसकी अभिसरण और विचलन के सिद्धांतों में योगदान। ठीक है, आगे देखते हैं समूहन और स्थानिक अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों में योगदान। अगला है दुष्चक के सिद्धांतों में योगदान। संतुलित विकास के लिए समर्थन, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसकी शुरुआत निर्देशन और निरंतर सरकार द्वारा की जानी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताई कि ये सारी चीज़ें कि दुष्चक्र के सिद्धांतों में योगदान, संतुलित विकास के लिए समर्थन, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसकी शुरुआत जो है निर्देशन और निरंतर सरकार द्वारा की जानी चाहिए। आगे देखते हैं मायर्डल का मानना था कि व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय आर्थिक संबंध इस प्रकार से असमान आदान प्रदान को शामिल करते हैं कि कमजोर का हमेशा मजबूत द्वारा शोषण किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप समझ लीजिए, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मायर्डल का जो मानना था, उन्होंने बताया कि व्यवहार में जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर क्षेत्रीय आर्थिक संबंध इस अर्थ में है कि असमान आदान और प्रदान को शामिल करते हैं। ठीक है, असमान आदान प्रदान को शामिल करते हैं और करते हैं कि कमजोर का हमेशा मजबूत द्वारा शोषण किया जाता है। उन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में प्रवासन, पूंजी आंदोलन और व्यवहार के नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं हर्समैन का क्षेत्रीय नियोजन सिद्धांत। हर्समैन का क्षेत्रीय नियोजन सिद्धांत, हर्समैन का आर्थिक संचरण का सिद्धांत कई मायनों में मायर्डल के संचयी कारणों सिद्धांतों के समान है। जैसा कि नीचे बताया गया, आर्थिक स्थान की संरचना समान है, अर्थात विकास कोर और अविकसित परिधि। ठीक है, यह संचयी कारण कार्य संबंध चक्राकार तरीके से होता है, अर्थात निवेश लाभ पुनर्निवेश, ये सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं रोस्ट्रो के आर्थिक विकास सिद्धांत। इसमें दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रोस्ट्रो का और पहला है पेरॉक्स का। ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोस्ट्रो के अनुसार किसी देश का आर्थिक विकास कई अवस्थाओं से गुजरकर संपादित होता है। ठीक है, तो किसी देश का आर्थिक विकास कई अवस्थाओं से गुजरकर संपादित होता है। अवस्थाओं के विस्तार के साथ संरचनात्मक पद्धतियां भी बदलती हैं और निवेश के फलस्वरूप ही उद्यमियों का वर्ग तैयार होता है तथा विकास से सृजित सामाजिक परिवर्तन भी शुरू होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर से एक बार पढ़िए, रोस्ट्रो यानी कि किसी देश का आर्थिक विकास कई अवस्थाओं पर निर्भर करता है या फिर कई अवस्थाओं
अवस्थाओं से गुजरकर संपादित होता है। अवस्थाओं के विकास के साथ संरचनात्मक पद्धतियां भी बदलती हैं और निवेश के फलस्वरूप ही उद्यमियों जो होते हैं का वर्ग तैयार होता है तथा विकास से सृजित सामाजिक परिवर्तन भी शुरू होता है। रोस्ट्रोव ने तर्क दिया था कि सभी देश की अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक विकास के 5 अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है, अलग अलग चरणों में रखा जा सकता है। उन्होंने 5 चरण बताए थे जिसमें रख सकते हैं। चरणों में पहला जो है पारंपरिक समाज, उड़ान भरने की पूर्व शर्तें, उड़ान भरना और परिपक्वता की ओर बढ़ना और उच्च जन उपभोग का युग, ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार पुनः हम देखते हैं यहाँ पर। पहला है पारंपरिक समाज, दूसरा है उड़ान के लिए पूर्व शर्तें, तीसरा है उड़ान भरना और चौथा है परिपक्वता की परिपक्वता की ओर अग्रसर होना और उच्च जन उपभोग का युग। ठीक है, ये 5 चीजें हैं। आगे देखते हैं। रोस्ट्रो का दावा है कि देश इन सभी चरणों से काफी रैखिक रूप से गुजरते हैं और कई स्थितियां निर्धारित करते हैं जो प्रत्येक अवस्था में निवेश, उपभोग और सामाजिक प्रवृत्तियों में होने की संभावना थी। हालांकि सभी स्थितियां प्रत्येक चरणों में होने के लिए निश्चित नहीं थी और चरण संक्रमण अवधि देश और यहां तक कि क्षेत्र से क्षेत्र में अलग अलग लंबाई में हो सकती है। वाल्ट हिटमैन रोस्ट्रोव का आर्थिक विकास का 5 चरणीय मॉडल एक विकास सिद्धांत है जिसका उपयोग समय के साथ किसी देश के आर्थिक विकास का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि देश पारंपरिक समाज से लेकर उच्च जन उपभोग वाले समाज तक कई चरणों से गुजरता है। ठीक है, तो ये रोस्ट्रो का एक तरीके से आपने सिद्धांत लिखा, रोस्ट्रो का आर्थिक विकास सिद्धांत। उन्होंने 5 चरणों में बताया था कि हर एक देश का जो विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, वो इन्हीं 5 चरणों में होता है। इन 5 चरणों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? पारंपरिक समाज है, उड़ान के लिए पूर्व शर्तें, उड़ान भरना और परिपक्वता की ओर अग्रसर और उच्च जन उपभोग का युग। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय नियोजन के लिए जॉन फ्राइडमैन का सिद्धांत और मॉडर्न। ठीक है, कोर परिधीय मॉडल जो है क्षेत्रीय विकास का एक 4 चरणीय मॉडल जिसमें पूर्व औद्योगिकी, संक्रमणकालीन औद्योगिकी और उत्तर औद्योगिकी चरण शामिल हैं। ओके, केंद्रीय विकास के सिद्धांतों का संश्लेषण 8 प्रस्तावों का एक सेट जिसमें शामिल है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाएं बाहरी प्रभावों के लिए खुली हैं। क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था है बाहरी प्रभाव के लिए खुली है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जो है, क्षेत्रीय आर्थिक विकास जो है बाह्य रूप से प्रेरित होता है। व्यय का पैटर्न क्षेत्र के पिछड़े विकास अनुभव पर निर्भर करता है। विकास देखिए अगला जो है विकसित होती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संगठित है। आगे देखिए ज्ञान को कार्य में लागू करने के रूप में योजना बनाना। फ्राइडमैन ने नियोजन का ज्ञान को कार्य में लागू करने के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा पर सामाजिक लामबंदी। फ्राइडमैन का मानना था कि मानक नियोजन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक शिक्षा नहीं है बल्कि सामाजिक लामबंदी है। ठीक है, तो सामाजिक शिक्षा पर सामाजिक लामबंदी, फ्राइडमैन का मानना था कि मानक नियोजन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक लामबंदी है। ठीक है, सामाजिक लामबंदी है। आगे देखते हैं समस्याओं की प्रणालीगत परिभाषा। जैसे फ्राइडमैन ने समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया है। आगे देखते हैं तकनीकी ज्ञान पर राजनीतिक कौशल का प्रभुत्व। फ्राइडमैन तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा राजनीतिक कौशल को अधिक महत्व देता है। फ्राइडमैन नियोजन सिद्धांत इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय विद्वान थे। उनका शोध शहरीकरण प्रक्रियाओं पर केंद्रित था, विशेष रूप से चीन में। ठीक है, तो फ्राइडमैन नियोजन सिद्धांत इतिहास और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय विद्वान थे। उनका शोध शहरीकरण प्रक्रियाओं पर केंद्रित था, विशेष रूप से चीन में। ठीक है, विशेष रूप से। और संक्षेप में फ्राइडमैन के मॉडल के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी दिए गए क्षेत्र या देश की विकास क्षमता जो होती है, क्षेत्रीय विकास केंद्रों के उत्तेजक प्रभाव बुनियादी ढांचे के निर्माण और केंद्रीय क्षेत्रों से कम विकसित क्षेत्रों तक सहायता के प्रावधान से निर्धारित होता है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखना है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय नियोजन के लिए कुछ सिद्धांत और मॉडल ये रहे। ठीक है, जैसे कि संकेंद्रीय मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल। यह मॉडल होमर होयट ने संकेंद्रित क्षेत्र मॉडल को अपडेट करने
करके पेश किया था। इस मॉडल में केंद्रीय व्यवहार जिले से निकलने वाले प्रमुख जो परिवहन मार्गों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इन मार्गों के साथ पच्चर के आकार सेक्टरों में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र विकसित होते हैं। इस मॉडल में कम आय वाले आवास और उद्योग को केंद्रित व्यवहार जिले के आसपास रखा जाता है, जबकि अमीर आवासीय इलाके दूर होते हैं। शिकागो और कैलगरी जैसे शहर इन मॉडल का पालन करते हैं। आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय नियोजन की दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दो है मुख्य, जैसे कि अंतर क्षेत्रीय, यह दृष्टिकोण है किसी भी क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करता है। अंतर क्षेत्रीय यह दृष्टिकोण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास, रोजगार और विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो क्या करता है, अंतरिक्ष विकास जो क्षेत्रीय है, जो यहाँ पर अंतर क्षेत्रीय है, यह दृष्टिकोण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास, रोजगार, विकास को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उन सभी चीज़ों को संतुलित करता है की कोशिश करता है। क्षेत्रीय नियोजन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्षेत्रीय नियोजन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास करता है। क्षेत्रीय नियोजन स्थानीय अधिकार क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर निकलकर नियोजन मुद्दों को संबोधित करता है। ठीक है, क्षेत्रीय नियोजन जो होता है भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को आकार देने वाली परस्पर जुड़ी प्रणालियों और गतिशीलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं जो अगला है आधुनिकीकरण सिद्धांत। बोयके के सिद्धांत को नियोजन का आधुनिकीकरण सिद्धांत कहते हैं। रोजर इंसेस्तात तथा ड्यूस ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिकीकरण व्यक्तिगत स्तर पर वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्राचीन रहन सहन के ढंग को अधिक जटिल बनाता है, तेजी से बदलता है एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नत प्रकार के रहन सहन के ढंग को अपनाता है। ठीक है, तो आधुनिक सिद्धांत क्या है, बोयके के सिद्धांत के अनुसार नियोजन का आधुनिकीकरण सिद्धांत कहते हैं इस चीज को। रोजर इंसेस्तात तथा ड्यूस ने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिकीकरण व्यक्तिगत स्तर पर वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्राचीन रहन सहन के ढंग को अधिक जटिल बनाता है और तेजी से बदलता है एवं तकनीक की दृष्टि से उन्नत प्रकार के रहन सहन के ढंग को अपनाता है। तो इस तरीके से हमने देखा आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो इस तरीके से यूनिट हमने देखा। यूनिट नंबर 4 को किस चीज़ का सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट का जो यानी कि जो इस पेपर का जो एक तरीके से जो नाम है, उस पेपर का नाम है रीजनल जियोग्राफी यानी कि प्रादेशिक भूगोल। और प्रादेशिक भूगोल ये प्रथम प्रश्न पत्र है 5th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है और उसका यूनिट नंबर 4 है। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उन टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपको समझ नहीं है तो पुनः एक बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर हर जो भी सिद्धांत है उनके विषय में बेसिक नॉलेज जो है वो सारी हो जाएगी और आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे अपनी समझ के अनुसार अपने शब्दों में उसका आंसर दे सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए जय हिंद।